सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं किरण नाज। आज प्रोग्राम के आगाज़ में प्रोग्राम करते हुए दिल बड़ा तकलीफ़ में है। क्यों, इसकी वजह मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। लेकिन कोरोना इज़ नॉट अ जोक नाज़रीन। कोरोना वायरस से हर गुजरते दिन के साथ हलाकतों में इजाफा हो रहा है। ये वाकई एक ख़तरनाक और ना नज़र आने वाला वायरस है। खुदारा अपने लिए, अपने प्यारों के लिए संजीदगी का मुजाहरा कीजिए। इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 78,290 हो चुकी है। 48,456 एक्टिव केसेस हैं। 1,653 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। और वो तमाम लोग जो इस वायरस को सिर्फ खौफ फैलाने की बातें कह रहे हैं, हुकूमत की साजिशें गिरदान रहे हैं इन बातों को, वो ज़रा गौर से सुनिए जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ कि मरने वालों में हुक्मरान भी शामिल हैं। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा बलोच कोरोना वायरस की वजह से जान से जा चुके हैं। पीटीआई के रुकने पंजाब असेंबली शाहीन रज़ा इस वायरस का शिकार होकर दुनिया फ़ानी से कूच कर गई हैं। केपीके के सूबाई असेंबली के रुकन मियाँ जमशेद कोरोना का शिकार बनकर मौत के मुंह में जा चुके हैं। नून लीग के रुकने सूबाई असेंबली शौकत मंजूर चीमा साहब ये कोरोना से जा बहक हो गए हैं। वेंटिलेटर्स पर ये जंग लड़ते रहे और बिलाखिर ज़िंदगी की बाजी हार गए। अल्लाह इन तमाम को गरीक़े रहमत करे, लवाहिकीन को सब्र दे। कई ऐसे हुक्मरान जो इस वायरस का शिकार होकर अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब भी हो चुके हैं, जिनमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब, सईद गनी वगैरह शामिल हैं। मुख्तसरन ये कि तमाम जानें कीमती हैं, वो चाहे अवाम की हो या सियासतदानों की, संजीदगी ज़रूरी है। इस वायरस को किसी भी किस्म की साजिश समझने के बजाय ये समझें कि खुद अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को इस वायरस से कैसे महफूज रखना है। ईमान अल्लाह पर मजबूत रखें कि ये वायरस इंशाअल्लाह एक दिन ख़त्म हो जाएगा, ज़िंदगी फिर पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन तब तक नाज़रीन एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर बात ये आती है कि कोरोना वायरस तो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारे माशरे से वो दरिंदगी कब ख़त्म होगी जो इंसान के रूप में भेड़ियों की तरह छुपी हुई है। इसी पर ही बात करती हूँ आज प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। नाज़रीन, 4 किताबें पढ़कर लोग कहने लगते हैं पढ़े लिखे लोग हैं, इज्जतदार हैं, समझदार हैं। ये कौन सी पढ़ाई है जिसने टाई पहनना सिखा दिया है, कार चलाना बता दिया, मगर इंसान नहीं बना सकी है। आज जब घर से आ रही थी तो रास्ते में अल्लाह की मखलूक़ात को देखकर भी बड़ी खुशी हो रही थी। मैं सोच रही थी परिंदे इंसान नुमा जानवरों से कितने बेहतर हैं। ऑफिस पहुंची, एक खबर पढ़ी तो अपनी बात को याद करके आंखें नम हो गई कि वाकई ये चरिंद परिंद इन 2 टांगों वाले जानवरों से, हमसे बहुत बेहतर हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक और गरीब अपनी गुर्बत की सज़ा पा गया है। एक और मजलूम, उसको सज़ा मिल गई है। एक और बच्ची नाज़रीन चली गई है, इस दुनिया से चली गई है। उसका कसूर क्या था? उसने किया क्या था? उसने किया सिर्फ ये था कि परिंदों को आज़ाद कर दिया था। जहाँ वो बच्ची, वो मासूम खुद कैद थी, उसने वहाँ पर परिंदों का पिंजरा साफ़ करते हुए परिंदों को आज़ाद कर दिया था। जब ज़ैनब केस हुआ था उस वक्त मैंने कहा था कि जनाजा जितना छोटा होता है उतना भारी होता है। तो ये एक और भारी भरकम जनाजा है जो मेरे, आपके, पाकिस्तान के तमाम लोगों के कंधों के ऊपर पड़ गया है। एक बार फिर हमें आवाज़ उठानी है, एक बार फिर हमें ज़ोहरा शाह के लिए बात करनी है। एक और पैसे वाले ताकतवर इंसानियत का गला घोंट रहे हैं। रावलपिंडी में, बहरिया टाउन में 8 साल मासूम बच्ची की पसलियों पर, गले पर, टांगों पर ऐसा तशद्दुद किया गया है कि उसकी रूह बर्दाश्त नहीं कर सकी है। वो इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गई है। जानते हैं आप मेरी इस बेटी का कसूर क्या था? मेरी बेटी छोटी थी, परिंदों से लगाव रखती थी। उसके मालिक जालिम हसन सिद्दीकी ने कहा कि तोते का पिंजरा साफ कर दो। बस वो मासूम इस तोते से खेलने लगी और इस दौरान 2 तोते पिंजरे के कैद से आज़ाद होकर उड़ गए। बहुत बड़ा गुनाह किया इस मासूम बच्ची ने। ऐसा जुर्म हो गया कि जिसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत थी, मौत के अलावा कुछ नहीं थी।
घर के मालिक ने अपनी बीवी के साथ मिलकर बच्ची पर तशद्दुद किया। वो खुद एक माँ है जिसका अपना 1 साल का बेटा है, वो कैसे किसी दूसरी माँ की गोद उजाड़ सकती है? मालूम नहीं है कि कोई माँ इतनी संगदिल कैसे हो सकती है। पुलिस तो यहाँ तक बताती है कि जिस वक्त बच्ची को अस्पताल लाया गया, उस मासूम बच्ची की टांगों से खून बह रहा था। उन्हें शक है कि बच्ची के साथ पहले ज्यादती की गई है, फिर उसे मौत की नींद सुला दिया गया है। मेरी इस बेटी का जहाँ जहाँ खून गिरा होगा, यकीनन मिट्टी का ज़र्रा ज़र्रा मुलजिम को बद्दुआ दे रहा होगा। आप जानते हैं इन दोनों मियाँ बीवी ने इस बच्ची को मुलाजमत पर क्यों रखा हुआ था नाज़रीन? अपने 1 साल के बेटे की देखभाल के लिए। अल्लाह अल्लाह, अपने बेटे की इतनी फिक्र, दूसरे की औलाद का ज़रा ख्याल नहीं। जिस वक्त इस मासूम को बुरी तरह मारा जा रहा होगा, यकीनन वो अपनी माँ को मदद के लिए पुकार रही होगी, जालिमों के आगे हाथ पांव जोड़ रही होगी, तब भी उस पर किसी को तरस नहीं आया। न जाने कितना तड़पी होगी वो मासूम कली। ये वक्त है नाज़रीन जागने का। कब रियासत ऐसे मामलात को खुद डील करेगी? वसीम अकरम प्लस बने फिरते हैं उस्मान बुज़दार साहब, साबित करें आप कि आप वसीम अकरम प्लस हैं। इस केस को मिसाल बना दें, खुद रियासत इसका मुकदमा लड़े, क्योंकि गरीब वालिदैन या तो दबाव में या फिर पैसों की नज़र हो जाते हैं। लेकिन अगर रियासत खुद इसमें अपना किरदार अदा करके मुल्जिमान को फांसी तक ले जाए तो यकीन करें किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसी हरकत करे। इस पर बात करने के लिए आलिया सारिम साहिबा प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। आमदीद कहूँगी, थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन कर रही हैं। अमीन अंसारी साहब एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं। अमीन अंसारी साहब, आप वो शख्सियत हैं कि जिसने अपनी बेटी का केस इस ज़ोरदार जज्बे के साथ लड़ा है कि आज वो बदबख्त यकीनन कब्र में अपने किए हुए का अजाब भुगत रहा होगा। हमने, आपने, हम तमाम लोगों ने आवाज़ उठाई, प्रेशर डाला, बात इतनी की कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैनब के कातिल को सज़ा मिल गई। आप समझते हैं ये एक और वाक़या, ये एक और तकलीफ़ दे वाक़या हमारे सामने आया। हमारी बेटी ज़ैनब की ही उम्र से मिलती हुई इस बच्ची की उम्र है जिसको मार पीट कर तशद्दुद करके मौत की आगोश में सुला दिया गया है। क्या समझते हैं आप? हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए, ऐसे लोगों को भी उनके किए हुए की सज़ा दिलवानी चाहिए। अमीन साहब जी जी बिल्कुल जी, ये तो इंतहाई दरिंदगी का वाक़या मैं सुना हुआ है कि इंसानियत भी जिस पर शर्मा जाए। कि एक तो मैं ये बात कहूँगा कि जो अभी आप बात कर रहे थे कि ऐसे वाक़या में गवर्नमेंट को खुसूसी नोटिस लेना चाहिए, इसको एक मिसाल कायम करना चाहिए ज़ेर लागू, कि इसका एक टाइम फ्रेम मुकर्रर करे कि मुजरम सामने है, और इसका टाइम फ्रेम मुकर्रर करें कि इतने दिनों में विद इन 50 मतलब 1 वीक या मैक्सिमम 2 वीक में इसका चलान सबमिट हो, और विद इन वीक इसका जो है ना वो अदालत से जो है ना वो फैसला है। और एक मिसाल कायम करें, जैसे पिछले जब चीफ मिनिस्टर साकिब निसार थे उस वक्त भी इस तरह के मुलाजमों को मारने के तशद्दुद के 2 वाक़या इस्लामाबाद में हुआ, तो उन्होंने नोटिस लिया था, उसमें भी एक जज फैमिली मुलव्वस थी। तो मैं समझता हूँ कि इंसानियत का तो तकाज़ा यही है कि हमारे जो भी मुक़्तदर आला जो अदारे जिनकी ज़िम्मेदारी आती है, जैसे ह्यूमन राइट्स है और हमारे मतलब CM साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनको ऐसे वाक़या का फौरी नोटिस लेना चाहिए और इसको एक मिसाल बना देना चाहिए। मैंने तो ये भी पढ़ा है कि जो वो बच्ची के कातिल जो जिनके घर वो मुलाजिम थी, वो उसके वो जहाँ से ले के आए हैं गाँव से, उनके वालिदैन का अभी तक नाम नहीं बता रहे थे भी इसको बच्चे को हम कहाँ से ले गए आए हैं। पता नहीं अब कि वो उन तक खबर पहुँच गई है नहीं पहुँची, क्या मामला है। तो जब इस तरह के मामला तो हों तो इंसाफ जो है ना वो इंसाफ, अगर उसके बच्ची के पीछे मदइये कोई नहीं होगा या वो गरीब होंगे तो इंसाफ बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे मामला में मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट इस पर बाअसर तरीके से नोटिस ले और प्रोसिक्यूशन का जो मतलब जो तरीकाकार है उसको शफाफ यकीनी शफाफ बनाया जाए, तो यकीनन इनका जो है ना वो ट्रायल में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं मुतालबा करती हूँ, उस्मान बुज़दार साहब से मुतालबा करती हूँ, मैं पंजाब हुकूमत से मुतालबा करती हूँ कि नोटिस लें, देखें। मैं वफाक से मुतालबा करती हूँ, आपके अंडर में आता है ना कि इस्लामाबाद, आपके करीबी रावलपिंडी में ये वाक़या हुआ है, देखें इस वाक़े को, नोटिस लें इस वाक़े का। 18 दिन लगे थे जब शहबाज शरीफ साहब ने उस मीटिंग में बताया था, मिला था कसूर का वो दरिंदा, तो ये लोग भी मिल जाएंगे, पकड़े जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सीरियसनेस का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। गिरफ्तार हैं, इनके लिए सज़ा होनी चाहिए, भरपूर सज़ा होनी चाहिए जो हो इनके अमल के मुताबिक हो। आलिया सारिम साहिबा, आप भी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, आप क्या कहती हैं ये जो वाक़या हुआ है
इसमें क्या सिर्फ और सिर्फ यही लोग कसूरवार हैं जिन्होंने इस बच्ची के साथ दरिंदगी की, या फिर वो वालिदैन भी कसूरवार हैं कि जिन्होंने 7 साल की बच्ची को पैसे कमाने के लिए, मुलाजमत के लिए इन दरिंदा सख्त लोगों के घर पर छोड़ दिया? इसमें अगर कोई मजलूम है, कोई मासूम है, तो सिर्फ वो बच्ची है। उस बच्ची के अलावा जितने लोग हैं वो सब कसूरवार हैं। वो माँ बाप जिन्होंने इसको काम पे रखा, वो लोग जिन्होंने इसे काम पे रख के इससे काम लिया, वो आसपास के लोग जो एक दूसरे को ये काम करते हुए देखते हैं और उन्हें कुछ मना नहीं करते या किसी किस्म का रिएक्शन नहीं शो करते। अब जो भी पुलिस का जो भी दायरा होगा, जिस तरह काम करेंगे, अगर उसमें कोई भी गफलत बरती गई इस बच्ची के लिए, इसके मुकदमे में कोई भी कमी बेशी छोड़ी गई, जो भी मुलजिम है अगर वो सज़ा तक नहीं पहुंचता है तो वो भी, हुकूमत अगर खामोश बैठ जाती है तो वो भी, हम में से जो कोई इस बात को सुन रहा है और इस पर अफसोस नहीं कर रहा वो भी, सिवाय उस बच्ची के वो मजलूम है, वो मासूम है, बाकी हम सब कसूरवार हैं। हमने जो ज़ैनब के केस से लेके अब तक हमने इतनी छूट दी अपने माशरे को, अपने सिस्टम को, कि बच्ची एक नहीं, एक के बाद एक के बाद एक, और आज ये बच्ची भी आ गई है, तो हम सब कसूरवार हैं। हुकूमत बहुत सारी बातों पर स्टेप लेती है, बहुत सारी, हम औरतें भी अपने हुकूक के लिए जाने कितनी आवाज़ें उठाते हैं, और ये मासूम बच्चे, ये 7 साल की बच्ची, इसके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? क्या आज सारी माएँ एक होंगी? आज सारी वो औरतें जो अपने हक के लिए बात करती हैं, ये बच्ची भी तो कल की औरत ही थी ना, क्या आज इसके लिए एक पेज पर आ जाएंगे? आज इस बच्ची के लिए इंसाफ ले लीजिए, मैं समझती हूँ हमें अपना इंसाफ खुद ही मिलना शुरू हो जाएगा। आज वो वक्त है कि जब ज़ैनब के लिए जैसे बात की थी और ज़ैनब के लिए बात करके सब एक हो गए थे और यही शचोपंज में थे, पता नहीं पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा मुलजिम, फांसी तो हमारे मुल्क में होती नहीं, पता नहीं फांसी मिलेगी नहीं मिलेगी। हमने देखा कि फांसी हुई, हमने ये खबर सुनी कि फांसी हुई, हमें इत्मीनान हुआ, लेकिन क्या उसके बाद जो बहुत सारे केसेस आए उसमें फांसी हुई? नहीं हुई। तो फिर मुझे लगता है कि जब तक ये जुर्म होते रहेंगे तब तक फांसी की सज़ा होती रहेगी, और फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे दरिंदों को। आलिया साहिबा, आपको याद है वो ज़ैनब अलर्ट बिल जिसके बारे में बड़ी बातें होती रहीं, जिस वक्त ज़ैनब का वाक़या हुआ उसके बाद सारे के सारे लोग उसके पीछे लगे रहे कि जी करवाएंगे, होगा होगा, फिर 2.5 साल लग गए उस बिल को, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही 2.5 साल लग गए, और उसके बाद भी जब इस पे इम्प्लीमेंटेशन का आगाज़ हुआ, ये बिल पास हुआ, सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद तक रहा। ये तो हुआ है ना रावलपिंडी में वाक़या, कहाँ है? मुझे ज़रा टीम, अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी अपडेट हो, शीरी मज़ारी साहिबा का कोई ट्वीट इसके ऊपर आया है, ह्यूमन राइट्स ने इसके ऊपर कुछ किया है, शीरी मज़ारी साहिबा ने कुछ कहा है, तो प्लीज़ मुझे इस बारे में भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी नज़र से नहीं गुजरा। उन्होंने कुछ कहा है इस वाक़े के हवाले से, लेकिन वो कहाँ हैं? वो जो बैनर्स लेकर निकलती हैं, हर साल 8 मार्च को निकल जाती हैं, ख़वातीन के हुकूक की बात करती, कहाँ हैं वो? आपको नज़र आई कहीं इस वाक़े पर नज़र आई, या फिर कोई मखसूस एजेंडा होता है जिस पर उन्होंने बात करनी होती है? ये कल की औरत थी ना बच्ची? बिल्कुल, ये कल की औरत थी, और यही तो बच्ची थी जिसकी हम बात कर रहे थे कि इस बच्ची को प्रॉपर माहौल मिलेगा, इसको तालीम मिलेगी, खुराक मिलेगी, तरबियत मिलेगी, तो ये एक मुफीद शहरी बनेगी। यही तो वक्त है बात करने का, यही तो केस है बात करने का। इसी बच्ची की बात पे तो हम बात करके एक औरत की बात करेंगे। बात यह है कि एजेंडा पे तो बातें बहुत होती हैं और हम सब बहुत सुनते हैं, लेकिन कमाल बात तो तब हो जब हम हकीकत पे बात करें, जब हम अपने बच्चों के लिए, अपनी अगली नस्ल के लिए बात करें। आज वो जितनी औरतें उस वक्त मौजूद थी, मैं समझती हूँ कि उन सबको दोबारा जुड़ने की ज़रूरत है। वो जो भी कोशिश हो, आज रैली तो मैं कोरोना के सिलसिले में मैं नहीं कह सकती कि रैली निकले, आपके पास इंटरनेट तो है ना, कीजिए ना, आवाज़ उठाइए ना, अपने तौर पर प्रेशर डालिए ना। और मैं कहती हूँ जिस वक्त औरत आवाज़ उठाती है शायद आवाज़ कम सुनी जाती है, जिस वक्त माँ आवाज़ उठाती है तो दुनिया की कोई ताकत उसकी आवाज़ को दबा नहीं सकती। परिंदों की आपने मिसाल दी थी, मेरे घर में पिंजरे हैं, कबूतरों का जब वक्त आता है तो अंडे पे कबूतर भी बैठता है और कबूतरी भी बैठती है, तब वो अंडा सींचता है तो उसमें से एक बच्चा निकलता है। अल्लाह की शान है, क्या मोहब्बत रब ने डाली है। ये कैसे माँ बाप हैं जो अपनी औलादों को 7 साल की बच्ची का खाना इतना भारी था क्या? और मैं ये बात इसलिए इस वक्त कहना चाहूँगी, मैं किसी ख़ास एक इस केस के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा माँ बाप की डिटेल नहीं जानती, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ उन माँ बाप भी नहीं, बाप की खसलत को आमतौर से सोचती हूँ, औलाद ये सोचकर पैदा नहीं की जा सकती कि जितनी ज़्यादा औलादें होंगी उतनी ज़्यादा कमाई हमारे पास आएगी। 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा आपके लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि वो आपको कमा के देता है। हम ऐसे घरों को जानते हैं जहाँ पे बाप या माँ भी, मैं समझती हूँ, कसूरवार इसलिए है कि
कि क्यों औलाद पैदा करती है। जिस औलाद को खिला नहीं सकते, पिला नहीं सकते, पाल नहीं सकते, उसको पैदा क्यों करते हो? जिस रूह ने इस वजूद अपना बना लिया उसको तो आप पैदा करेंगे। लेकिन क्या फैमिली प्लानिंग की बातें हमारे माशरे में नहीं होती? क्या इन औरतों को फैमिली प्लानिंग की बातें नहीं बताई जाती? क्या इनको सहूलियात नहीं दी जाती? ये भी क्या सोच के बच्चे पर बच्चा पैदा करती हैं? और अगर मियाँ के प्रेशर में आकर करती हैं तो फिर वहीं जाऊंगी उस औरत मार्च पर। वो औरत मार्च जो मर्द के मुकाबले में आकर बात कर रही थी, क्या वो औरत की सपोर्ट के लिए खड़ी होगी? वो अब औरत कहाँ है? आपने जब वालिदैन की बात की है ना, तो एक ये वालिद तो मेरे साथ मौजूद हैं, अमीन अंसारी साहब, जिन्होंने अपनी बेटी के उस दर्द को, उस कर्ब को, उस तकलीफ को महसूस किया और आखिर तक इस केस को लड़ते रहे, इंसाफ मांगते रहे। मैं आपकी तरफ आलिया भट्ट साहिबा दोबारा आती हूँ और ये ज़रूर जानूंगी कि वो बच्चे, क्योंकि आपके पास भी, आपके अपने ही ट्रस्ट के अंदर ऐसे बच्चे बच्चियाँ भी मौजूद हैं जिनके साथ ये वाक़यात हो चुके हैं, उनकी दिमागी जहनी हालत क्या होती है, मैं इस पर आपसे बात करती हूँ। लेकिन अमीन अंसारी साहब, मैं उन वालिदैन के हवाले से आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि जिनके बच्चों के साथ ये वाक़यात हो जाते हैं, उन वालिदैन की ज़िंदगी क्या रह जाती है? मैं चाह रही हूँ कि आप अगर इस पर बात करें ना, तो वो वालिदैन जो अपने बच्चों को, चाहे वो ज़रिए माश समझकर ही किसी के पास छोड़ देते हैं, लेकिन शायद आपकी तकलीफ़ देखकर वो कुछ सोच सकें कि रोटी इतनी ज़रूरी ना भी हो, लेकिन औलाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपकी आंखों के सामने मौजूद रहे, जिसके साथ ये दरिंदगी ना हो। अमीन साहब। जी जी बिल्कुल जी, ये तो औलाद का जो दुख है, खुसूसन जो इस तरह का दुख है, ये तो सारी उम्र का एक दुख बन जाता है, परेशानी कि जो मैं समझता हूँ कब्र तक साथ ही जाएगा। और पता नहीं होता बाद का दिन में कैसी कैफियत होती है, सेहत पर उसके कैसे इफ़ेक्ट्स आते हैं, और बाद का तबीयत, मगर उसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो ना तबीयत पर भी असरात आते हैं, डॉक्टर से भी रिव्यू करना पड़ता है। ये इतना मतलब तकलीफ़ दह मामला है। लेकिन ये जो बाद लंबी हो जाती है कि मैं कई ऐसी फैमिलियों को, 20 लोगों को जानता हूँ कि वो इंतहाई मजबूर हैं। कोई औरत बेवा है, वो आप उस अपनी बच्ची को किसी के घर उसने मुलाजमा रखा हुआ है, हालांकि ये चाइल्ड जो है ना लेबर, चाइल्ड लेबर उसकी भी वायलेशन है, उसमें भी आता है। लेकिन उनके घर के मामला, उनका जो है ना वो ज़रिया माह नहीं चलता, वो मजबूर। लेकिन उनको आगे ये नहीं पता कि हम जिनके सुपुर्द बच्ची को कर रहे हैं वहाँ पर इंसान है या दरिंदे बैठे हुए हैं। एक तो ये पहलू है। दूसरा ये ज़रूर है कि अल्लाह ना करे जब ऐसा, जब अभी ये सामने वाक़या यही बैरियर टाउन वाला जिसका अभी जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे वाक़यात भी हो जाते हैं। फिर मुलाजमा के साथ लाहौर में भी वो उज़मा बच्ची के साथ उसको भी उन्होंने कत्ल कर दिया। लोगों के जहनों में और लोगों के दिलों में इंसानियत डाले, जो अपने ही जैसा एक कमसन इंसान के साथ ये सब कुछ, ये जुल्म और ज़ियादती, बर्बरियत कर रहे होते हैं, ख़ुद को खुदा समझ रहे होते हैं। शर्मिला फारूकी भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं, मैं आपको कहूँगी। और शर्मिला को कि हम जिस केस पर बात कर रहे हैं ये बड़ी तकलीफ़देह केस है, लेकिन आज आपकी ज़िंदगी का भी एक, आपके सियासी करियर का भी एक अच्छा दिन है कि आपने रुकने कौमी सूबाई असम्बली आप मुंतखब हो गई हैं शर्मिला, उसकी मुबारकबाद कबूल कीजिएगा। और साथ साथ ये भी बताइएगा कि सबसे पहला काम आप क्या करने जा रही हैं, क्योंकि बड़ी खुशी महसूस होती है कि जब कोई खातून असम्बली का हिस्सा बन रही हो, तो लोगों को और मेरे जैसे लोगों को बड़ा एतमाद होता है कि अब इन चैप्टर्स पर भी इंशाल्लाह बात होगी। शर्मिला जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इस वक्त तो बहुत ही गैर मामूली हालात हैं और इस वक्त तो हर किसी का, और बिलखुसूस हुकूमती बेंचों पे बैठे हुए तमाम लोग और तमाम हुकूमतों का एक ही मिशन होना चाहिए। और मैं मिशन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वाकई एक जंगी सी सूरत है, क्योंकि इस वक्त एक मेडिकल इमरजेंसी नाफिज हुई हुई है। और वो ये है कि किस तरीके से हमने लोगों को कोरोना वायरस के इस वबा से बचाना है और किस तरीके से हमने लोगों को आगाही देनी है, क्योंकि अब लॉकडाउन ईज हो चुके हैं और दुकानें भी खुल चुकी हैं, लोगों के कारोबार भी खुल चुके हैं, लेकिन वो तमाम SOPs या वो एहतियाती तदाबीर जो हुकूमत की जानिब से बताए गए हैं कि जिन पर लोगों ने अमल करना है, उस पर उस तरीके से अमल नहीं हो रहा। और हर 24 घंटे में जो केसेस की शरह सामने आ रही है वो बढ़ती जा रही है। तो इस वक्त हम सबकी तरजीहात में शामिल है कि किस तरीके से हम अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों में आगाही पहुंचाएं, किस तरीके से हम एहतियाती तदाबीर खुद भी इस्तेमाल करें और लोगों को भी पाबंद करें कि वो इस्तेमाल करें, ताकि इस वबा से और इस बला से हम बच के आगे निकलें। इंशाल्लाह जब इससे आगे निकलेंगे
और एक मामूली ज़िंदगी की तरफ जाएंगे तो फिर मेरी नज़र में कुछ हेल्थ के हवाले से अहम कुछ इश्यूज हैं जिनके ऊपर मैं खुसूसी तौर पे काम करना चाहती हूँ। ठीक है, आप कह रही हैं हेल्थ के हवाले से खुसूसी तौर पर काम करेंगी आप। शर्मिला, ये जिस केस को लेकर आज हम बैठे हुए हैं, जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, इस केस की बर्बरियत आपने देखी है। 7-8 साल की ये मासूम बच्ची है, इसको घर में उन वालिदैन ने रखा कि जिनका अपना 1 साल का बेटा था, उसकी देखभाल के लिए इस बच्ची को रखा। कैसे कैसे लोग हैं, खुद वालिदैन होते हुए किसी और की गोद उजाड़ देते हैं। रियासत अपना रोल कब प्ले करेगी, कब अदा करेगी अपना रोल इस तरह के वाकयात में, ऐसे मामलात की रोकथाम के लिए? देखिए, ये बहुत ही तकलीफ देने वाला ये वाकया हुआ और जब भी इस किस्म के वाकयात सामने आते हैं तो वाकई बहुत तकलीफ होती है। एक तो ये चाइल्ड लेबर के हवाले से जो हमने काम करना है और जो चाइल्ड लेबर के हवाले से जो ये इशू सामने आते हैं। पहले भी आपको याद होगा कि एक 11-12 साल की बच्ची थी और वो एक वकील के यहाँ काम कर रही थी और वहाँ पर भी उसको तनख्वाह के हवाले से कुछ इशू था। क्या था, वकील ने उन्हें मार के उसे मार दिया था, आपको याद होगा। और फिर आगे जाके वकील साहब की बेल भी हो गई थी, लेकिन बच्ची जान से चली गई। एक तो ये अंडर एज एम्प्लॉयमेंट जो बच्चों की हो रही, इसकी रोकथाम के लिए हमें कोई सख्त कानून बनाना पड़ेगा और उस सख्त कानून के ऊपर हमें अमल करना पड़ेगा। ये रियासत की जिम्मेदारी है, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। हम लोगों को आगाही भी दे सकते हैं, हम लोगों को कोशिश भी कर सकते हैं, बावर भी करा सकते हैं, लेकिन हमने ये देखा कि अच्छे बड़े पढ़े लिखे घरानों के अंदर, मैंने खुद भी देखा है, कराची के अंदर भी देखा है कि छोटी उम्र के बच्चियों को एम्प्लॉय किया जाता है अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए या इस तरह के काम करने के लिए। तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। और फिर ऐसे लोगों को जो इतने बेहस हो जाते हैं कि एक ऐसी बात पे कि जो परिंदे हैं उसको गलती से उसने छोड़ दिया तो उसको मार के उसको मार दिया। ये एक बहुत ही भयानक किस्म की एक मेंटालिटी है कि आप इतना किसी को ज़दोगोब करें कि वो मर जाए। हालांकि बच्चों पे तो हाथ वैसे ही नहीं उठाना चाहिए। तो इसको ना सिर्फ कंडेम करना चाहिए, लेकिन एक कोई ऐसा मुकदमा लेके उसे कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए और ऐसी बरतनाक सजा देनी चाहिए कि आइंदा आने वाली नस्लें। शर्मिला, मसला यही है ना, रियासत कब अपना किरदार अदा करेगी? जैसे कि मैंने आपसे आगाज़ में पूछा इस बारे में, अगर वालिदैन के लिए हम बात करते हैं तो वालिदैन किसी ना किसी तरह से कभी बेचारे सियासी दबाव का शिकार हो जाते हैं, पुलिस के दबाव का शिकार हो जाते हैं, इन मामलात से पीछे हट जाते हैं। जब तक रियासत कोई मिसाल सेट नहीं करेगी तब तक कैसे ये मामलात रुक सकते हैं? एब्सोल्युटली। देखिए, ये तमाम जो मुकदमे दर्ज होने चाहिए रियासत के नाम पे होने चाहिए। स्टेट नीड्स टू बी the state needs to take responsibility of this। और यहाँ पर अगर आप दो पार्टीज के दरमियान मुकदमा दर्ज करेंगे तो जाहिर बात है बच्ची के माँ बाप गरीब होंगे, कहाँ कोर्ट कचहरी वकील कहाँ से करेंगे, और फिर जाहिर बात है कॉम्पनसेशन लेके वो मुकदमा जो है वो वापस ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो FIR कटनी चाहिए वो रियासत के नाम से कटनी चाहिए और ये नॉन कंपाउंडेबल होनी चाहिए। मतलब ये कि इसमें किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज विद इन द कोर्ट और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह मैंने पहले भी आपसे कहा कि जब तक कोई एक आध मुकदमे के अंदर इसे इबरतनाक सजाएं नहीं दी जाएंगी, और फिर ऐसे वाकयात देखकर ऐसा लगता है कि लोगों का जो कत्ल के वक्त मुतालबा था ना कि सरेआम फांसी दी जाए, फिर ऐसा लगता है कि शायद यही सब कुछ होना चाहिए, तब लोगों के होश ठिकाने आएंगे और इबरत उनको पता होगा कि क्या होगा अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ किया गया। एक छोटा सा ब्रेक मुझे फौरी तौर पर लेना है, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक जी। आज प्रोग्राम में हम रोना लेकर बैठे हुए हैं उस मासूम कमसिन बच्ची का कि जिसको कत्ल कर दिया गया है। आलिया सालिम साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, इससे पहले शर्मिला फारूकी साहिबा भी साथ मौजूद थी। मैं आपसे आलिया साहिबा ये जानना चाहती हूँ कि आपके पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, आपके शेल्टर में मौजूद हैं, मेरी खुद भी उनसे मुलाकात आपने करवाई है। उन बच्चों की
जहनी साख के बारे में ज़रा बात कीजिएगा कि जब उनके साथ ये वाक़यात हो जाते हैं तो उनको ज़िंदगी में वापस लाने में कितना अरसा लग जाता है? ये वाक़ई अगर ज़िंदगी में एक बार हो गया तो समझिए सालों आप उस बच्चे को वापस लाते हैं। एक बच्ची मेरे पास 2.5 साल की उम्र में आई थी और उसको किसी ने अडॉप्ट किया था, कहीं से, मेरे दायरे से नहीं कहीं और से अडॉप्ट किया था और बग़ैर लिखत पढ़त के कर लिया था। माले मुफ्त दिले बेरहम। उस बच्ची का वो हशर किया है कि आज वो बच्ची मेरे पास तकरीबन 8-9 साल की है और अब तक मर्दों को देख के छुप जाना, बिस्तर के नीचे चले जाना, खामोश रहना और बच्चों के मुकाबले में बहुत देर से मिक्सअप होना, अपनी बात को मुश्किल से बोलना और अपने आप को बहुत बंद करके रखना, ये उस बच्ची की आदतें हैं। मुझे तकरीबन मैं समझती हूँ 7-8 साल लग गए, 6-7 साल लग गए उस बच्ची को बाहर निकालने में। जाने कितनी दफ़ा उसको मैंने सरगोशी में, कितनी दफ़ा खुलकर, कितनी दफ़ा गोद में बिठा के चीज़ों को समझाया है। लेकिन आप मुझे बताइए, इतनी छोटी सी बच्ची जिसको सिर्फ खाना पता है, पीना पता है, खेलना पता है, उसको मैं ये बातें कैसे सिखाऊं? ये तो उन दरिंदों को सोचना चाहिए कि किसी नई कली के वो हशर क्या करते हैं और क्या वो जवाब देंगे। और मैं उन माँ बाप से भी पूछना चाहती हूँ कि जो हमने एक तरीक़ेकार रखा हुआ है कि अपने बच्चों पर दूसरे बच्चे लाके और उनको पलवाना। मैं एक चीज़ बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हर दफ़ा विक्टिम वही बनता है जो हमारे पास मुलाजिम होता है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो हमने मुलाजिम रखा होता है। देखिए बात ये, बच्चा मेरा हो, बच्चा किसी और का, वो बच्चा है, वो एक उसी एतबार से पलेगा बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ उसी तरह और फिर आलिया साहिबा, यहाँ पर हमारी जहनी साख का और कितनी जुल्म और बर्बरियत के कौन से आला दर्जे पर हम फायज़ हैं, पता चलता है कि जहाँ एक मासूम सी बच्ची को सिर्फ पिंजरा खोल देने पर, तोते उड़ाए जाने पर जान से मार दिया जाए। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए। तैयबा तशद्दुद केस हो, उज़्मा का केस हो, इन तमाम को अगर मिसाली बना दिया जाता तो शायद आज ज़ोहरा शाह का ये केस लेकर मैं ना बैठी हुई होती, ना मैं बात कर रही होती। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलिया सारिम साहिबा, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थी। अमीन साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं नाज़रीन, सियासी मामलात का। तो नाज़रीन, कल सारा दिन नैब दूरबीन लेकर जिसे ढूंढता रहा वो मिले आज लाहौर हाई कोर्ट के आंगन में। मियां शहबाज शरीफ को हाई कोर्ट ने आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत दे दी है। शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट अपने वकला और पार्टी रहनुमाओं के साथ आए थे। शहबाज शरीफ के वकील और नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने 5 लाख रुपए के मुचलकों के एवज शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने नैब को हुक्म दिया है कि शहबाज शरीफ को 17 जून तक गिरफ्तार न किया जाए, मगर जमानत की मंजूरी के बाद नैब ने शहबाज शरीफ को 9 जून को दोबारा तलब किया है। आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को अपने साथ उन सवालात के जवाबात भी साथ लाने का कहा गया है जो नैब की तहकीकाती टीम ने भिजवाए थे। अब देखते हैं कि नैब सवालात के जवाबात देने साबिक खादिम आला पेश होते हैं या इस बार भी कहीं गायब होने का प्लान है या इम्कान है। खैर, अदालती हुक्म के बाद नून लीग रहनुमाओं और हुकूमती नुमाइंदों ने खूब एक दूसरे पर कीचड़ उछाला। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने दावा किया है कि नैब जो कुछ कर रहा है इमरान खान की हिदायत पर कर रहा है और उसे हुकूमत की तरफ से दबाव का सामना है। मगर मैं फिर चंद मासूमाना सवाल उठाना चाहती हूँ। क्या शर्जील इनाम मेमन पर रेफरेंस और गिरफ्तारी नवाज शरीफ साहब के कहने पर हुई थी? आसिफ अली जरदारी पर जाली अकाउंट का केस, फरियाल तालपुर, डॉक्टर आसिम पर केस भी नवाज शरीफ साहब के हुक्म पर बनाए गए थे क्या? क्योंकि तमाम केसेस भी तो आपकी हुकूमत में बने थे। यहाँ तक कि नवाज शरीफ पर खुद भी एवनफील्ड, अल अजीजिया, फ्लैगशिप रेफरेंस उन्हीं के दौर में बने, तो क्या वो भी खुद को मजलूम साबित करने के लिए बनवाए गए थे? सर, साफ नज़र आ रहा है कि नैब का हुकूमतों से ताल्लुक़ नहीं है, करप्शन केसेस से ताल्लुक़ है। मौजूदा हुकूमत के बहुत से वज़रा भी तो नैब केसेस का सामना कर रहे हैं और आप लोग तो खुद मानते हैं कि नैब को ख़त्म न करना, उसके इख्तियार महदूद न करना आप लोगों की गलती थी। फिर ये तनकीद, ये बहस क्या सियासी है? इसी पर बात करने के लिए मोहम्मद ज़ुबैर मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर, कीमती वक्त का। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि अगर नैब का इदारा जानिबदार है, ये सब कुछ इमरान खान साहब की एमा पर हो रहा है, वज़ीर आज़म साहब की एमा पर हो रहा है, तो नून लीग के दौर में जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस बने थे वो क्या नवाज शरीफ साहब की एमा पर हुए थे? सर देखें, एक तो होता है केसेस बनना और आपकी, मेरा ख्याल है आपकी प्लीज प्रोड्यूसर को किसी को कहें कि आवाज़ जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है, आती नहीं है। जो समझ आई है मैं उसी के हिसाब से जवाब दे रहा हूँ। बेसिकली जी जुबैर साहब, हम सुन रहे हैं आपको, आपकी आवाज़ बिल्कुल दुरुस्त आ रही है।
चलिए जी, जुबैर साहब का ये वाला मसला ज़रूर सही कर दीजिए। सवालात बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि शायद खाकान अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि नैब जो है वो जानिबदार इदारा है और फिर जानिबदारी का ही मुजाहरा किया जा रहा है जो केसेस इस वक्त बन रहे हैं, या फिर इसकी इन बातों की वजह नाज़रीन कुछ ये भी हो सकती है कुछ हुकूमती वज़रा ही हैं जो गिरफ्तारियों से पहले किसी भी किस्म का कोई दावा कर जाते हैं, किसी भी किस्म की कोई बात कर जाते हैं, तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि अपोजिशन के जहन में ये सवालात आते हैं। लेकिन फिर हमारे जहनों में ये सवालात ज़रूर आते हैं कि जो आपके दौर में हुआ, जो कुछ आपके दौर में नैब की जानिब से किया जाता रहा, वो क्या आपकी एमा पर हुए हैं? क्या वो वज़ीर आज़म साहब के, उस वक्त के वज़ीर आज़म साहब के दौर में हुए हैं? और फिर मुझे याद है नवाज शरीफ साहब का वो जुमला कि जब उनसे लंदन में पूछा गया कि क्या नैब के मामलात को तब्दील करना चाहिए, नैब के क़वानीन में तरमीम होनी चाहिए, तो उनका ये कहना था कि हम तो भुगत चुके हैं, अब आने वाले ये में। मोहम्मद जुबैर साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? सर ये बताइएगा, नवाज शरीफ साहब ने वो केसेस बनवाए थे, अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म साहब की एमा पर नैब सब कुछ कर रहा है? मुझे बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपके प्रोड्यूसर की बिल्कुल सही आवाज आती है, आपकी आवाज। चलिए मोहम्मद जुबैर साहब, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहती हूँ कि आप मेरा सवाल आपको कन्वे कर दें। अब सही आ रही है आपकी आवाज। जी आवाज आ रही है, बता दीजिए सर, तीसरी दफा पूछ रही हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो कहा है नैब के हवाले से, जो इससे पहले दौर में मुस्लिम लीग नून के दौर में केसेस बनते रहे हैं, वो क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की एमा पर बनते रहे हैं? वज़ीर आज़म साहब नवाज शरीफ साहब के एमा पर बनते रहे सर? मोहम्मद जुबैर साहब, आपकी जानिब मैं दोबारा आती हूँ क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है भी और इसका जवाब लेना बेहद ज़रूरी है भी। मुस्लिम लीग नून के लोगों से ही इसका जवाब बेहतर तरीके से नाज़रीन मिल सकता है कि अगर केसेस बने हैं या तो फिर इस वक्त नैब गैर जानिबदार है, और अगर इस वक्त भी गैर जानिबदार नहीं है तो फिर उस वक्त भी गैर जानिबदार नहीं होगा। अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये दावा कर रहे हैं तो यकीनन कोई ना कोई कॉन्क्रीट प्रूफ्स उनके पास मौजूद होंगे या फिर कोई मिसाल उनके पास मौजूद होगी, और उसी मिसाल को जहन में रखते हुए तो वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि नैब इस वक्त जानिबदार इदारा है, नैब वज़ीर आज़म की फरमाइश पर ये तमाम गिरफ्तारियां कर रहा है। और इससे पहले मोहम्मद जुबैर की ज्वाइनिंग से पहले मैं बात कर रही थी कि कुछ वज़रा भी इस तरह की बात कर देते हैं जिसकी वजह से अपोजिशन के जहन में ये शायद कन्फ्यूजन भी पैदा हो सकती है, या फिर वाक़तन कोई मिसाल उनके जहन में मौजूद हो पिछले दौर की या अपने दौर की, और उसी को ही रिलेट करते हुए आगे की बात को नरेट कर रहे हो। मोहम्मद जुबैर साहब क्या हमें ज्वाइन कर चुके हैं दोबारा, तो हम उनकी जानिब जाएँ। जुबैर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर है जी। जुबैर साहब, आप प्लीज़ बता दीजिए, नवाज शरीफ साहब के दौर में जो केसेस बने हैं वो किसके बने हैं सर? नैब की मर्जी से बने या वज़ीर आज़म साहब की मर्जी से बने? देखिए, दो चीज़ों का बिल्कुल आप तफरीक करें। एक होता है केस बनना और एक होता है किस तरह से। देखिए, 3 स्टेजेस होते हैं नैब के। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इस पर मेहनत कर लें। एक होता है इंक्वायरी स्टेज, फिर होता है इन्वेस्टिगेशन स्टेज, तीसरा होता है रेफरेंस स्टेज। ब्लैंकेट बात से ना आपके नाज़रीन को समझ आती है। हमें कोई केस बनाने से तो हमने कोई इतराज ही नहीं किया, हम कैसे कह सकते कि आप केस ना बनाए? क्वेश्चन सिर्फ 2 हैं और 2 साल के बाद हम शेर बन के पूछते कि असल चीज होती है कि आप जितनी बातें करते हैं, नैब की बात कर रहा हूँ मैं, जितना ज्यादा, और या शहजाद अकबर साहब बातें करते हैं, मुझे ये बता दें कि 2 साल में उन्होंने रेफरेंस क्यों नहीं फाइल किया? असल चीज होती है केस चलाना होता है, रेफरेंस फाइल किया जाता है। इंक्वायरी स्टेज पर आप अरेस्ट कर लेते हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने, फॉर्मर चीफ जस्टिस ने, हाई कोर्ट के जजेस ने ये कहा है कि नैब को इंक्वायरी स्टेज पर या इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर अरेस्ट नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको सिर्फ 1-2 एग्जांपल देता हूँ। आपने शाहिद खाकान अब्बासी की बात, 8 महीने 7 महीने वो अंदर बंद होके आ गए। किस लिए? केस क्यों नहीं चलाया? केस किसने चलाना था? अरेस्ट किस लिए किया था? मरियम नवाज को आपने अगस्त के पहले हफ्ते में अरेस्ट किया था, 3 महीने जेल में रखा, अभी जून शुरू हो गया, 9 महीने हो चुके, तो आपने 10 महीने हो चुके, क्यों नहीं आपने केस किया? क्यों नहीं रेफरेंस फाइल किया? ये तो मैं सिर्फ आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब का ले लें, आपने अक्टूबर के पहले हफ्ते 2018 में अरेस्ट किया था, आपने रेफरेंस क्यों नहीं फाइल किया? आपने केस क्यों नहीं फाइल किया? असल चीज ये बात हो रही है। ये थोड़ा हो रहा है कि केस बनाया। भाई, हमारे जमाने में अंदर बंद किसको करते थे?
बात ये हो रही है कि हम जो, और ये इमरान खान की ख्वाहिश का उन्होंने बरमला इजहार किया बार बार, वॉशिंगटन में खड़े होकर कहा कि शायद खानाबाद को मैंने अरेस्ट किया है, बार बार। शहजाद अकबर कौन है? वो स्पेशल असिस्टेंट है ना प्राइम मिनिस्टर का, उनका नैब से क्या ताल्लुक है? शेख रशीद साहब कैसे आके बताते हैं कि रमजान के बाद झाड़ू फिरेगा और टार्जन बन के आएंगे और ये सारे अंदर हो जाएंगे? इनफैक्ट उनको कटहरे में लाके पूछना चाहिए आपको कैसे पता है। तो असल चीज ये है इम्प्लीमेंटेशन की। कानून कोई भी होगा, थाने का कल्चर अगर हम कहते हैं कि खराब है तो उसका ये तो नहीं मतलब होता कि थाने के लॉ में लिखा हुआ है कि बंदे को उल्टा लटका के मारा जाए, लेकिन अगर थाने में किया जाता है तो उससे इतराज होता है, लॉ से नहीं इतराज होता कि थाने के लॉ क्या बनाया हुआ है, ऐसे जो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। नैब का ऑर्डिनेंस वही है जो 2000 में था। अच्छा जुबैर साहब, आपकी 2-3 बातें शुरू में, क्योंकि मैं चाह नहीं रही थी कि आपको इंटरप्ट करूं, लेकिन 2-3 बातें आपने की, तो जिन तमाम लोगों के मैंने नाम लिए आपके दौर के, तो वो तो 3rd स्टेज में दाखिल हो चुके थे आपके दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में। सेकेंडली जो आप दीगर वज़रा की बात करें तो वो तो ये कह रहे हैं कि हुकूमती जो ओहदेदार हैं, हुकूमती लोग हैं, उनके ऊपर भी हाथ डाला जाएगा, जो करप्शन में मुलव्वस है उनको भी पकड़ा जाएगा। ये बार बार, और जिन वज़रा की आप बात कर रहे हैं, जिनकी जानिब मैंने भी इशारा किया कि वो वज़रा ये बात करते हैं, इसी वजह से शायद ऑपोजिशन के अंदर ये कन्फ्यूजन पाई जाती है, तो मैं भी उन्हीं की बात कर रही हूँ। उन्होंने ये कहा कि हुकूमत के लोगों के ऊपर भी हाथ पड़ेगा। बीआरटी का केस है, बीआरटी का कुछ दिफा आपने करते हुए किसी को सुना है कभी पीटीआई में? क्या इमरान खान ने दिफा किया है कि जी बीआरटी का मंसूबा बड़ा शफाफ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें। सुप्रीम कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है कि 45 डेज में आप फैसला दे FIA को का रिपोर्ट देने के लिए। क्या किया नैब ने? क्या किया? जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आपने 10 बिलियन 8 बिलियन रुपए लगाने थे, वो 100 बिलियन से तजावुज कर दिया, उसकी कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? फॉरेन फंडिंग केस में क्यों नहीं नैब हरकत में आती? ये कहते हैं ना पापड़ वाले के अकाउंट है, फलाने के अकाउंट, उसमें वही अकाउंट्स हैं, 27 अकाउंट्स हैं जिसके सिग्नेटरी इमरान खान है, वजीर आजम पाकिस्तान, और आरिफ अलवी सदर मुमलिकत पाकिस्तान। उसका जवाब क्यों नहीं देते? 5 साल हो चुके हैं, 5 साल। तो ये करप्शन की कहानी जो हमारे ऊपर डालते ना, सबसे बड़े अभी शुगर माफिया का देखते ना, कहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई थी कि पाकिस्तान के अवाम को लूटा जा रहा था कीमतों में इजाफा। नून लीग की हुकूमत ने 55 रुपए चीनी की कीमत थी 2013 में, जब छोड़ा था तो 55 रुपए थी, आज 85 रुपए है। अच्छा जुबैर साहब, अगर वो लोग अगर वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं या इन केसेस पर वो अगर जुबान नहीं खोल रहे हैं, तो आज तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने खुद कहा कि करप्शन के सबूत उनके पास मौजूद हैं, तो आप लोग खुद अदालत क्यों नहीं चले जाते? कौन सी अदालत है? नैब है ना एक इंस्टीट्यूशन। नैब बनाया किस लिए है? पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की, जहां वो समझते हैं कि किकबैक है, करप्शन है, कमीशन है, या जो भी है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है, उसके लिए नैब है ना। कोर्ट्स थोड़े नैब है उसके लिए। हम किसके पास गए? हम बार बार नैब ही को तो कहते हैं। हम फॉरेन फंडिंग केस के लिए हम नैब ही के पास गए हैं, बीआरटी के लिए हम नैब के पास। हरकत में क्यों नहीं आते हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इतनी बड़ी रिपोर्ट दी थी, पेशावर हाई कोर्ट ने इतनी बड़ी रिपोर्ट दी थी, क्यों नहीं एक्शन लेते? अगर करप्शन इज द इशू तो फिर क्यों नहीं लेते? हम ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि जी शहबाज शरीफ के लिए एक कानून हो और इमरान खान के लिए एक कानून हो, खुसरो बख्तियार के लिए एक कानून हो और साद रफी। जुबैर साहब वैसे पिछले दौर में, आपके दौर में ही याद पड़ता है मुझे, पैनामा केस में इमरान खान साहब खुद ही तो गए थे ना सुप्रीम कोर्ट ऑफशोर कंपनीज के हवाले से। तो मैं उस तनाजुर में कह रही थी कि अगर आप लोगों के पास सबूत मौजूद है तो आप लोग खुद क्यों नहीं चले जाते? बहरहाल सर, हुकूमत की जानिब से ना एक और एतराज़ भी है कि चेयरमैन जो है वो नैब का वो नून लीग की जानिब से लगाया हुआ है, यकीनन वहाँ के दीगर अफसरान भी होंगे, वो भी आपके दौर में होंगे, फिर इमरान खान साहब के साथ जोड़ना क्या मुनासिब है सर? देखिए, एक तो मैंने आपको ये कहा है कि यही नैब का कानून था, यही लोग थे, 2010 में भी थे, 2008 में भी थे, इवन मुशर्रफ के लास्ट 3-4 साल में भी थे, यही नैब का कानून था ना। ये कितने लोगों को पकड़ के अंदर बंद किया जाता था, हर वक्त ऐसे छापे कौन मारता था? यही नैब थी ना। तो जब आप हुकूमत में ब्यूरोक्रेट्स, जब एक हुकूमत, एक पार्टी की हुकूमत से दूसरी पार्टी की हुकूमत आती है, तो ब्यूरोक्रेट्स, आपको पता है उसके कहने पर इमरान खान वजीर आजम है, उस्मान बुस्तार चीफ मिनिस्टर है, कौन पूरे पंजाब से में जाके पूछ ले कि सबसे बड़ा करप्शन आजकल 10 कौन सा है? उस्मान बुस्तार का है, खुसरो बख्तियार, जहांगीर तरीन, मतलब रिपोर्टें आ गई हैं। आप ये कहते हैं ना कि जी
शुगर का सबसे बड़ा स्कैंडल हुआ था, उसकी रिपोर्ट भी आ गई। उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है उस्मान बुज़दार के पास कोई जवाब नहीं था, उनको याद ही नहीं था। असद उमर ने ये कहा कि असद उमर के जवाब से, एक्सपोर्ट के जवाब से कमीशन सेटिस्फाइड नहीं था। रज़ाक दाऊद के जवाब से सेटिस्फाइड नहीं था। सेटिस्फाइड ना होने का मतलब क्या है? उसके बाद का एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? परेशानी होनी चाहिए वजीर आजम को सबसे ज्यादा। भाई आप तो मदीना की रियासत के लिए आए थे ना, आप हमारे ऊपर 100 केसेस करें, हम दिफा भी करेंगे अपने आप का, जिस तरह आज भी हमने किया है, करते रहेंगे, चाहे आपने किसी को पकड़ के अंदर बंद करना है। लेकिन हम ये इस मुल्क में दो कानून नहीं होने देंगे, एक इमरान खान के लिए, एक उनकी पार्टी के लिए, एक अच्छा जुबैर साहब मुझे इस बात का भी जवाब दीजिए ना कि अगर यही वाली तमाम एपिसोड, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि वो चाहे ऑपोजिशन के लोग हों, चाहे हुकूमत के अपने अराकीन हों, अपने लोग हों, उनके साथ भी यही सब कुछ किया जाएगा। नैब मुतारिक हुई है सर, जैसी लॉकडाउन में नरमी हुई है, आप क्या समझते हैं, क्या यही सब कुछ आपको हुकूमत के अराकीन के साथ, हुकूमत के लोगों के साथ होता हुआ नजर आ रहा है, लगता है आपको? देखें 2 साल हो गए इस हुकूमत को, ये कुछ अभी 2 महीने नहीं हुए हैं, तो अभी तो हमारे पास पूरी हिस्ट्री है। अब तो हमने जवाब लेना है नैब से कि आपने साद रफीक और ये मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खान अब्बासी, मरियम नवाज, इन सबको जो बंद किया था, हमें ये जवाब तो देते कि आपने किस लिए बंद किया था। हमारा हक बनता है ये नहीं बनता, असूल की बात है या नहीं है? तो 2 साल हो चुके हैं, कोई हम 2 महीने की बात नहीं कर रहे। या तो ये आप ये धड़ल्ले से नैब कहती है या इमरान खान कहता है या चीफ मिनिस्टर कहता है ये देखें कि ये केस था, ये केस चल रहा है, उन्होंने केस नहीं फाइल किया, जेलों में बंद कर दिया। सो हमारा हक बनता है जब वो आप ये कहते हैं ना कि जी वो चलेगा क्या? 2 साल तो हो चुके ना, कब चलेगा? कब अंदर बंद होंगे? कब किसके ऊपर रेफरेंस फाइल होगा? बीआरटी 8 बिलियन से 100 बिलियन क्रॉस कर गया है। कोई अल्लाह का कोई खौफ होना चाहिए। आप बीआरटी का तो आपने पहले से शुरू किया था ना, 2 साल में आपने एक प्रोजेक्ट बता दिया, एक ईंट बता दिया आपने, एक ये देखे हमने ये प्रोजेक्ट किया। हमारे ऊपर तो आप सारे तूफान इकट्ठे करते थे पीटीआई वाले। आज पाकिस्तान स्टील के 9,500 एम्प्लॉयज का सुनाए ना वो पुरानी तकरीरें इमरान खान की और सारों की जो करते थे कि जी हम देखेंगे कि ये जी वो स्टील मिल जद्दा में चलाते हैं, यहाँ क्यों नहीं चला सकते? 2 साल में बता दें कि एक देने का काम है। इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट, इससे ज्यादा करप्ट, इससे ज्यादा लैक ऑफ कैपेसिटी, और खास तौर पर इमरान खान और उनकी काबीना जो है, इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट पाकिस्तान की तारीख में, मुझे आप खुद बता दें, यही स्टील मिल जुबैर साहब, बिल्कुल सर, जुबैर साहब ये बात स्टील मिल्स के बारे में आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अगर आखिर में मुझे इजाजत देते हैं, मैंने कहीं जगह पर सुना है 2-4 लोग ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जुलाई के फर्स्ट वीक में वापस आने का ऐलान कर रहे हैं। जुबैर साहब आपके पास है कोई ऐसी इत्तला? आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब वापस? सर नहीं, मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है, आपके पास ज्यादा अच्छी इत्तला होगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अगले टॉपिक के कुछ वेदर के हवाले से बात कर लेती हूँ। कराची में अचानक तेज़ हवाओं के साथ आंधी आई है, घरों की छतें उड़ गई हैं, 3 अफराद अपनी जान से चले गए हैं, 15 ज़ख्मी हो गए हैं। आंधी के साथ साथ हल्की बारिश भी हुई है, जिसके फ़ौरन बाद वही हुआ है जो हर साल होता है, बिजली चली गई है। मलिर हॉल्ट, मॉडल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, डिफेंस व्यू, महमूदाबाद, क़य्यूमाबाद, बारिश के बाद बड़ा शहर का हिस्सा बिजली से महरूम है। बारिश का सिलसिला कब तक जारी रहेगा और क्या फिर किसी तूफ़ान का अंदेशा है? और साथ साथ ये वाला तूफ़ान जो बिजली की सूरत में कराची के अवाम को भुगतना पड़ता है, ये तूफ़ान कब तक रहेगा? डीजी मैट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सरदार सरफराज साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। सर ज़रा ये सिलसिले के बारे में बता दीजिए, महकमा मौसमियत क्या कह रहा है, कब तक रहेगा ये? क्योंकि फिर उसी तनाजुर में हम देखेंगे कि बिजली कब तक आएगी हमारे पास वापस। देखें, जो आंधी आई है कराची में 8 बजे के आसपास, वो उसकी वजह बेसिकली ये थी कि बलोचिस्तान और अपर सिंध के एरिया से वेस्टर्ली मगरबी हवाओं का एक सिलसिला, जैसे हम ट्रफ कहते हैं, वो गुजर रहा था और उसकी एक्सटेंशन नीचे कराची तक हुई। और कराची में आज चूँकि गर्मी ज़्यादा पड़ी और उसके साथ साथ नमी भी बहुत ज़्यादा थी, हब्स की कैफियत थी, तो वो कराची के नॉर्थ वेस्ट में लसबेला साइड पे ये सीबी सेल जैसे हम कहते हैं, क्लाउड, ऐसे क्लाउड जिनमें चमक होती है, जिनमें गरज होती है, तो वो बने और हवा तेज़ उसकी वजह से चली। ये हीटिंग उसके साथ मिलके इसने डस्ट स्टॉर्म क्रिएट किया, मिट्टी का तूफान। उसमें 35 से 40 नॉटिकल माइल तक हवाएं चली मुख्तलिफ जगहों पे। और ये फिनोमेना ऐसा ही होता है, घंटे डेढ़ का शॉर्ट फिनोमेना होता है, फिर 2 घंटे बाद तकरीबन निकल गया था कराची में। लेकिन किसी किसी जगह में हल्की बूंदाबांदी हुई, किसी जगह में हल्की बारिश हुई।
अब कल भी मौसम अगले 3-4 दिन तक गर्म और मरतूब रहेगा कराची में, और इम्कान है कि कल भी दिन में जब हीटिंग की वजह से असल में एनर्जी एकमुलेट हो जाती है, तो इम्कान है कि शाम में फिर इस तरह की आंधी चले। इस शिद्दत की तो नहीं, लेकिन कुछ खासकर कराची के जो सरदार साहब सरदार साहब ये गर्मी का जोर कब तक टूटेगा जिसकी आप बात कर रहे हैं, और फिर बारिश का कब तक इम्कान दिखाई दे रहा है? 2-3 दिन तो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल इस तरह का कोई इम्कान नहीं है। देखें, कोई काबिल जिक्र बारिश नहीं है। ऐसे जैसे छींटे विंटे पड़ गए आज डस्ट आर्म के साथ और कहीं पे हल्की हो गई, तो कुछ उस तरह की सिग्निफिकेंट बारिश का भी इम्कान नहीं है कराची में। और गर्मी का जोर 15 जून के बाद कुछ कम हो जाएगी, जब क्लाउड्स थोड़ी ज़्यादा तादाद में आने लगेंगे। अभी क्लाउड्स आते हैं सी ब्रीज की वजह से, लेकिन दिन में सनी वेदर हो जाता है, क्लाउड छट जाते हैं तो गर्मी ज़्यादा होती है। जी ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि इस वक्त कोई काबिल जिक्र बारिश के हवाले से बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आप साथ मौजूद थे। लेकिन नाज़रीन, ये के इलेक्ट्रिक एक छोटा सा पैगाम है कि खुदा रहा है कि 1-1.5 घंटे के लिए जो ये बारिश या आंधी आ जाती है, तो उसके बाद ये 24 और 48 घंटे के लिए जो आप लोगों को बिजली से महरूम कर देते हैं। इस वक्त मामला कुछ ये हैं कि तमाम के तमाम लोग अपने घरों के अंदर बैठने का बार बार हुकूमत कह रही है। अगर इसी तरह से आप बिजली बंद रखेंगे तो लोगों की मजबूरी हो जाएगी कि वो अपने घरों से बाहर निकलें। तो खुदा रहा कुछ ज़रा इस पैंडेमिक का ही ख्याल कर लीजिए। इंशाअल्लाह नाज़रीन से कल मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।